ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ। जी, शुक्रिया। और अब हिंदी में ये बुलेटिन रहेगा और कोशिश रहेगी कि देश-विदेश की खबरें हों और साथ में उनका एनालिसिस भी हो। जी, शुरू ਜੀ करिए गुरप्रीत। ਜੀ, ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੱਕਾ ਲਿਖ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ देनी है, शुरुआत करते हैं खबरों की हिंदी दे विच। सो सबसे पहली खबर पर अगर हम जाएँ तो इंटरनेशनल खबर से शुरुआत करते हैं। तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पूरी दुनिया ने मनाई है, अलग-अलग जगह से अलग-अलग किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एक रिज़ॉर्ट में जो न्यू ईयर ईयर की सेलिब्रेशन चल रही थी, वो पूरे तरीके से खराब हो गई, ब्लास्ट हो गया वहाँ पर। ये घटना कैसे वापरी है, हुई है, इसका थोड़ा बताना। जी, स्विट्ज़रलैंड के क्रॉस मोंटाना शहर में ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें तकरीबन 40 लोग मारे गए हैं, 100 लोग से ज़्यादा इसमें घायल हुए हैं। और जो क्रॉस मोंटाना शहर है, ये जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट लोकेशन है इंटरलोकन, उससे उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और इसमें बताया जा रहा है कि जो ये रिसोर्ट था, अल्पाइन स्की रिसोर्ट, इसके कॉन्स्टेलेशन बार में ये धमाका हुआ और तकरीबन 1:30 बजे धमाका हुआ और उसमें 40 लोगों की डेथ होने की खबर है। और जो लोकल मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहाँ की जो पुलिस है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल नंबर है, वो बाहर नहीं आया है। काफ़ी बड़ा ये हादसा रहा है और स्विट्ज़रलैंड में जितने भी टूरिस्ट गए थे, उन सबको चौंका दिया गया है। जी, और उधर इंदौर में जो पानी की समस्या है वो लगातार कई जानें ले रही है। अब ये गिनती 14 हो गई है। हाँ जी, मरने वालों की गिनती 14 हो गई है। वैसे 1400 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। और इंदौर में जो वो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें जो इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया है लीकेज की वज़ह से, उसकी वज़ह से ये मौतें हो रही हैं। और उसको लेकर हम लगातार पिछले 2 दिनों से ये खबर भी कर रहे हैं। पहले 4 था डेथ टोल, अब बढ़ के कल 10 हुआ और आज 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। 1400 से ज़्यादा लोग जो है अस्पतालों में भर्ती हैं अलग-अलग जगहों पर और उनकी हालत काफ़ी खराब बताई जा रही है। इसमें जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी कल एक वीडियो हम देख रहे थे, वायरल भी हुआ काफ़ी। जो सीनियर जी, बिल्कुल। पत्रकार हैं एनडीटीवी के अनुराग तिवारी, उन्होंने उनको धमकाया भी। उन्होंने बहुत घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जब उन्होंने पूछा कि ये जो मौतें हो रही हैं, इसके लिए कैसे क्या-क्या कर रहे हैं। और उसमें वो एक जगह पे झूला झूलते हुए भी दिखे थे जो मंत्री हैं, वो उनकी सीरियसनेस भी नहीं थी। तो उसको लेकर जी, फिर जब गलत भाषा का इस्तेमाल किया पत्रकार के साथ, तो पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय को धमकाया भी। अब जो ये सारा घटनाक्रम है, आपको थोड़ी हैरानी होगी गुरप्रीत जी, ये शमशान जी, घाट के रिकॉर्ड से इसका सारा जो सच है, ये सामने आया है। 31 दिसंबर को पहली मौत हुई थी, सुमित्रा नाम की एक औरत की डेथ हुई थी। और अब जी, जो शमशान घाट का रजिस्टर है, वो भी इंदौर शहर की नगर पालिका ने गायब कर दिया है। वो बता भी नहीं, वो पत्रकारों को दिखा भी नहीं रहे कि पिछले 10-12 दिनों में कितने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। यानी कि जो शमशान घाट के रजिस्टर से एक रिकॉर्ड मिल जाना था, वो भी गायब कर दिया गया है। जो वहाँ की सूबा सरकार है, उसने कहा है कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे जी, मुआवजे के तौर पर। क्या इसको हम सरकारी ड्रामा माने, क्योंकि 2 लाख रुपए में तो जो जानें चली गई, वो वापस तो आने की नहीं है। और बिल्कुल। इसमें ये हत्याएँ हुई हैं, मैं तो ये हत्या ही कहूँगा, क्योंकि खराब पानी आप पिला रहे हो नागरिकों को, उससे उनकी मौतें हो रही हैं। तो जी, उसकी बिल्कुल। ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ना किसी के ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है कि किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं की जा रही और किसी के ऊपर ये जो मौतें हुई हैं, इनका मामले दर्ज नहीं किए जा रहे और सरकार लगातार वहाँ पर एक
ड्रामेटिक फॉर्म में दिख रही है। मध्य प्रदेश काफ़ी इनफ़ेमस रहा है ऐसी-ऐसी चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले ही हमने खाँसी की जो कफ सिरप थी, उससे जो बच्चों जी, की मौतें हुई, उसकी अपन अपन लोगों ने खबर की थी। कुछ दिन पहले हमने फिर बुंदेलखंड का जो रीजन था, वहाँ पर भी हमने खबर की थी कि कितने जो नवजात शिशु हैं, उनकी डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई थी। तकरीबन 7400 उनकी डेथ्स का एक टोल था। तो काफ़ी ये हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव मामला है और इसमें जो सूबा की सरकार है, जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, वो कोई सेंसिटिविटी दिखा नहीं। कहीं वाटर पोल्यूशन, कहीं एयर पोल्यूशन, कहीं कफ सिरप में गड़बड़ और कहीं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। शर्मनाक है, लेकिन हमारे यहाँ जब सवाल किया जाता है तो ऐसे पत्रकारों के साथ जो भद्दे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे तो कभी-कभी लगता है ये स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा होता है कि ये चीज़ एयर ही ना कर पाएँ, इसीलिए इतनी गंदी गाली दो इसमें। सो वो सबने वीडियो तकरीबन देख ली होगी। अगर इससे आगे चलें तो सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर दाम बढ़ाकर नए न्यू ईयर का तोहफ़ा दे दिया है लोगों को। हाँ जी, ख़ासकर छोटे व्यापारियों को क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर का है इस्तेमाल है वो हम देखते हैं ज़्यादातर जो छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट वग़ैरह होते हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर अपन कह सकते हैं कि जो फूड इंडस्ट्री है इंडिया की उसमें भी अगर कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ देखेंगे तो तकरीबन 60% जो फूड इंडस्ट्री है भारत की वो छोटे उसमें दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट, छोटे ढाबा मालिक ये सब शामिल हैं। तो उनको जी, गिफ्ट दिया ₹111 का, ₹111 महँगा कमर्शियल सिलेंडर हो गया है। पहले तकरीबन यही सिलेंडर ₹1600 का मिल जाता था, अब तकरीबन ₹1700 के आसपास ये कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। अलग-अलग शहरों में अलग-अलग किस्म की कीमतें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाड़ियों के दाम भी बढ़े हैं नए साल के ऊपर। जो जी। मोरेस गैराज, हुंडई, निसान इस किस्म की जो कारें हैं, उन्होंने अपने 3% तक अपनी गाड़ियों की कीमतों में इज़ाफ़ा किया है, तो उन्होंने अपनी कीमतें भी बढ़ाई हैं। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर हम अगली खबर पर जाएँ तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा की है। 35 साल पुरानी ये परंपरा है और इसको आज हम कैसे देखें? देखो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि लगातार ये खबरें चलाई जा रही थी कि जो पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने हैं, वहाँ पर लीकेज हो गई है, वहाँ पर तो रेडिएशन फैल रही है, वहाँ पर तो बर्बाद हो जाएँगे, इस किस्म की खबरें थे। इंडियन मीडिया ने खासे उत्साह से दिखाई थी। तो काफ़ी अपन कह सकते हैं कि वार प्रोपेगेंडा, युद्ध के दौरान जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता है, उस किस्म की वो खबरें थी। उस समय भी हम लोग उनको फेक खबरें फैलाई जा रही हैं, इनका नुकसान आगे आने वाले समय में होगा। उस समय जब कराची के ऊपर भारत की सेनाओं ने भारत की जो नौसेना ने कब्ज़ा कर लिया है, लाहौर पर कब्ज़ा हो गया, इस किस्म की जो खबरें थी, वो भी बेवकूफ़ाना थी और दूसरा जो लगातार परमाणु ठिकानों को लेकर जो खबरें चलाई गई थी, वो भी काफ़ी बेवकूफ़ाना रहीं और इंटरनेशनल मीडिया ने उनका मज़ाक भी उड़ाया। अभी आज ये खबर हम कर रहे हैं तो आज दोनों मुल्कों की परंपरा रही है 35 साल पुरानी कि दोनों अपने-अपने जो परमाणु ठिकाने हैं और जो परमाणु जो उनकी चीज़ें हैं उनका उनकी जो आदान-प्रदान करते हैं, सूचनाएँ आदान-प्रदान करते हैं तो और हर 1 जनवरी को ये पिछले 35 साल से हो रहा है और इसमें 31 दिसंबर 1988 को ये जो समझौता था ये साइन किया गया था और समझौते को 1991 में पहली बार लागू किया था। तो सिपरी जी, की जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने भी इस बारे में कहा है कि भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। तो वो जी। सब कहाँ-कहाँ पर भंडारण है, सारा वो जानकारी देते हैं। तो जो किराना हिल्स को लेकर जो अफ़वाहें थी और जो जिनको जो अंधभक्त थे, वो सच मान बैठे थे कि पाकिस्तान का जो परमाणु जो सिस्टम है, वो बर्बाद हो गया, वहाँ तो रेडिएशन फैल गया है, लोग मर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। और आज दोनों ही मुल्कों ने अपनी-अपनी जो सूचनाएँ हैं, वो आदान-प्रदान की हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो उधर हिमाचल में नए साल के साथ ही 50,000 लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या कर दिया है ऐसा हिमाचल सरकार ने? देखो हिमाचल में हम सबको पता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है और वो हमारे जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से जो लगता हुआ इलाका है, बद्दी जो इंडस्ट्रियल एरिया वहीं से शुरू हो जाती है और ऊपर तक जो टिल बिलासपुर और आगे तक कई इलाकों में वो इंडस्ट्री देखने को मिलती है, फार्मा इंडस्ट्री जिसमें दवाइयाँ बनती हैं। तकरीबन 500 फार्मा यूनिट्स जो हैं, उन पर अभी ताला लटकने के आसार हैं और उसमें उनकी प्रोडक्शन ठप चल रही है। खाँसी जुकाम से लेकर बुखार से लेकर कैंसर तक की दवाइयाँ जो बनती हैं
हिमाचल में, उनके ऊपर संकट खड़ा हो रहा है और 50,000 लोगों की जो अपन कहें कि नौकरियाँ जाने का खतरा बना है। इसका बेसिकली केंद्र ने जो रिवाइज़्ड एम फार्मा कंपनियों को के मानक तय किए हैं नए सिरे से, वो मानक जो ये फार्मा कंपनियाँ हैं, पूरा नहीं कर पा रही। इस वजह से जो ये कंपनियाँ हैं परमानेंट बंद होने के कगार पे खड़ी हैं। 655 जो फार्मा बड़ी यूनिट्स वहाँ पर चल रही हैं और उनमें से 500 ऐसा नहीं कर पा रही हैं और 40,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और 50,000 लोगों को एम्प्लॉयी मतलब रोज़गार देती है। तो वो इस संगठन में इस सारे मामले में फँसी हुई है। हालाँकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डेडलाइन थी वो तो 31 दिसंबर थी 2025 की, जिसमें जो नए मानक थे उनके हिसाब से अपने जो रिवाइज़्ड एम फार्म था उसको पूरा करना था, वो तो कर नहीं पा रहे। तो अब शायद सरकार कोई रियायत देगी और उसमें कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ हो क्योंकि एक बड़े जो पूरे प्रदेश की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बर्बाद होने के कगार पे हमें दिख रही है। जी। उधर एक दिलचस्प खबर आ रही है मणिपुर, मिज़ोरम से, वहाँ से कुछ लोगों को इज़राइल वापस भेजा जाएगा। कुछ नहीं, कई 100 की गिनती है इनकी। इनको इज़राइल क्यों भेजा जा रहा है? क्या ये इज़राइल के वसनीक थे, यहाँ पर फँस गए थे? क्या कारण है? देखो मणिपुर और मिज़ोरम के बीच में बनई मेनासे समुदाय जो जो बेसिकली यहूदी हैं, जूस हैं जी। और इनके लोग रहते हैं और तकरीबन 5800 जो लोग हैं, वो उनको वापस भेजने की प्रक्रिया है। संख्या 6000 के आसपास इनकी संख्या है। तो जो 5800 जो लोगों को 5800 लोगों को इज़राइल भेजने की जो प्रक्रिया वो चालू कर दी गई है। इसमें इज़राइल की कैबिनेट ने भी हामी भर दी और इस साल तकरीबन 1200 जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा और 2030 तक जो कंप्लीट इन लोगों की वापसी कर ली जाएगी। इनके जो पूर्वज हैं वो हम सबको पता है कि जूस ही हैं और वो अभी आजकल इज़राइल में ही रहते हैं और 2700 साल पहले अर्सियन जो साम्राज्य था उसके कारण जो इनका एक्साइल हुआ था, जो निर्वासन हुआ था, उसके कारण ये मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़े थे यानी कि पूर्व की ओर बढ़े थे और उसमें आखिरी में आते-आते भारत के इन इलाकों में मिज़ोरम और मणिपुर के इलाकों में बस गए थे और ये जो कम्युनिटी है ये आज भी अपनी जो यहूदी परंपराएँ हैं उनको ज़िंदा रखे हुई है और बेनी मेनोसे जो समुदाय है वो उनमें से बहुत सारे नौजवान अभी भी इज़राइल की सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं यानी कि अभी भी बहुत सारे नौजवान वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो जो अभी कुकी वर्सेस मैतेई जो मणिपुर में पूरा मामला चला, उसके बाद ये डिबेट तेज हुई थी कि जो ये मेनोसे कम्युनिटी है, बेनी मेनोसे कम्युनिटी इनको भी वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जाए और उसमें फिर इज़राइल की जो कैबिनेट थी उसने भी हामी भरी है। तो अब 1200 जो मेनोसे समुदाय के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। अ इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसी माइग्रेशंस हुई हैं जिसमें जो पूरी कम्युनिटीज़ ही कई बार उनका निर्वासन होता है, कई बार उनका एक्साइल होता है, कई बार उनको बसाया जाता है लाकर। तो ये सब हम देखते हैं ह्यूमन जो हिस्ट्री है उसमें भी ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस बदलने के मामला है, उसके अलावा जो कल्चरल चेंजेज़ होते हैं वो सारा मामला है। मैं अगर ठीक से एक किताब का नाम याद कर पा रहा हूँ तो जी। इमेजिन कम्युनिटीज़ एक किताब रही है और उसमें जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स थी और उनकी जो फॉर्मेशन थी और उसके अलावा जो जिस हिसाब से मॉडर्न नेशन स्टेट ने अपनी शेप ली जिस आइडिया के साथ उसके ऊपर काफ़ी बातचीत है। उसमें अगर ये साल 2014 के आसपास ये किताब मैंने पढ़ी थी तो 15 के आसपास उसमें जो इस किस्म की बातें हैं, कई मास माइग्रेशंस की बातें हैं, उसमें ये भी बातें हैं कि जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो हम लोगों ने पक्के किए, उससे जो फ्री माइग्रेशन थी वो भी रुकी है। कई जगह ऐसी कम्युनिटीज़ का भी ज़िक्र है जो क्रॉस बॉर्डर्स हैं। मान लो कि जैसे जो राजस्थान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, उसमें जो खासकर सिंध के इलाके हैं, थार डेज़र्ट के जो इलाके हैं, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं। कश्मीर का आप मामला लीजिए, उसमें बहुत सारे कश्मीर समुदाय वो बॉर्डर के उस पार भी हैं और बॉर्डर के इस पार भी हैं। पंजाब भी इन द सेंस दूसरे आपने देखना हो तो पंजाब के जैसे जट यहाँ आपको इधर भी मिलेंगे, जट उधर भी मिलेंगे। वो हालाँकि धर्म दोनों के अलग-अलग आप कह सकते हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय मूला जट जिनको मोला जट बोलते हैं, वो आपको दिखेंगे इधर आपको सिख जट दिखेंगे। गुज्जरों का है, वहाँ पर मुस्लिम गुज्जर आपको दिखेंगे, इधर आपको ज़्यादातर हिंदू गुज्जर दिखेंगे या मुसलमान गुज्जर इधर
इधर भी हैं हालाँकि। तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इन बॉर्डर्स जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स के जो बॉर्डर्स बने, उनके बाद अलग-अलग जगह पे विस्थापित हुई, कहीं अलग रह गई, अलग-थलग रह गई। जी, तो ये मामले हैं, ये एक अलग किस्म के केस हैं जिसमें जो दूरी है वो भी बहुत हज़ार किलोमीटर दूरी है और उसमें वेस्ट टू बिल्कुल। ईस्ट का जो माइग्रेशन है, जो एक्सोडस है वो दिख रहा है इसमें और किसी टाइम पे जो इस समुदाय की जो आबादी थी वो 12-13 हज़ार होती थी, लेकिन धीरे-धीरे बहुत सारे जो नौजवान हैं, बहुत सारी जो माइग्रेशन है इ इ इनकी पहले ही इज़राइल या अलग-अलग कंट्रीज़ में हो गई थी। मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सारे नौजवान पहले ही इज़राइली आर्मी में वहाँ से काम करते हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि इस साल 1200 के आस-पास जाएँगे। तकरीबन 6000 के आस-पास जो हैं, वो बचे हुए लोग आज के टाइम पे वहाँ पर बचे हुए हैं। जी, इससे आगे बढ़ें तो उधर राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं 2 दिन के लिए और बताया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग किसको देंगे और फीडबैक भी लेंगे, बताया जा रहा है। देखिए 2 दिन का ट्रेनिंग चलेगा उसमें हरियाणा और जो उत्तराखंड के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ राहुल गांधी ट्रेनिंग करेंगे। वैसे तो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, ट्रेनिंग चलेगा यानी कि अपन कह सकते हैं कि बूट कैंप एक हिसाब से है, जिसमें बीजेपी से कैसा लड़ना है, आरएसएस से कैसे लड़ना है, कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। तो उसमें काफ़ी दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना सीरियस है। वो तो 2 दिन की जो ट्रेनिंग होगी राहुल गांधी की अपने जिला अध्यक्षों के साथ, डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेज़िडेंट्स हैं उनके हरियाणा के और उत्तराखंड के तो उससे पता चलेगा कि क्या मामला रहेगा। लगातार जो स्टालिन का मॉडल है, तमिलनाडु में हम देखते हैं कि तमिलनाडु में ये तमिलनाडु के जो पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये मॉडल है, उसको कॉपी करने की कोशिश जो राहुल गांधी है वो कर रहे हैं और उसमें उन्होंने गुजरात से इसकी शुरुआत की थी। गुजरात में सबसे पहले अपने जिला अध्यक्ष बनाए गए प्रक्रिया को फेयर रखा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा, उत्तराखंड हालाँकि डिबेट अभी भी है। पंजाब में भी नए जिला अध्यक्ष बनाए गए। तो उसमें पंजाब की लिस्ट भी मैंने देखी, हरियाणा की लिस्ट भी मैंने देखी, मध्य प्रदेश की लिस्ट, ये 3 सूबों की लिस्ट मैंने देखी थी। तो उसमें कोई खास इफेक्टिव जिला अध्यक्ष तो नहीं बनाए गए थे। मतलब उसमें बहुत सारी कमियाँ थी उन लिस्टों में। खैर अब जो इनकी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो देखते हैं कि कैसी ट्रेनिंग होगी। हालाँकि कांग्रेस को अगर मैं कहूँ तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था जब भारत को आज़ाद करवाने का मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आंदोलन था, उससे पार्टी बनी थी, तो आंदोलन की पार्टी रही। हालाँकि अभी पिछले 60 साल इन्होंने राज किया, तो आप कह सकते हैं कि शासक वर्गीय भी हो गए थे। इनकी 4-4 पीढ़ियों से ये राज ही कर रहे थे। तो अब पहली बार जी, ये 10-15 साल इनके ऐसे बीते हैं लगातार, जिसमें ये शासन में नहीं है, यानी कि पावर में नहीं है। तो बिना पावर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से जो ताकत हासिल करें, तो ये अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। इसको मैं मतलब देखो तमिलनाडु की एक अलग परिप्रेक्ष्य है और बाकी भारत की राजनीति का एक अलग परिप्रेक्ष्य है। मुझे लगता है कि यहाँ की जो हिंदी हार्टलैंड है, मतलब जो हिंदी पट्टी है, उसके हिसाब से इनको कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए था। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जो ऐसे सूबे जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ पर तो पहले ही बीजेपी की हालत पतली है। तो उनके मॉडल कॉपी बिल्कुल। करने की ज़रूरत नहीं है। इनको लोकली अपना कुछ डेवलप करना चाहिए था और उसमें कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। हालाँकि देखते हैं कि जो पहले ही एक बार इनका जो ट्रेनिंग है, राहुल गांधी वगैरह का, ये खत्म हो जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि राहुल गांधी ने क्या नए गुर सिखाए हैं, क्या टेक्निक्स, दाँव-पेच क्या सिखाए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन कहने में तो यही आ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस से नैरेटिव के लेवल पे कैसे लड़ना है, वो चीज़ें सिखाई जाएँगी। जी। इससे आगे बढ़े तो बेशक आज हम हिंदी में प्रोग्राम कर रहे हैं और हिंदी के मुतल्लिक़ ही अगली जो खबर है वो संबंधित है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे ख़ासा वायरल हो रही है जिसमें एक पोस्ट ऑफ़िस में हिंदी भाषी व्यक्ति आगे बैठा हुआ है, जॉब कर रहा है और उसको एक पंजाबी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ये चिट्ठी पोस्ट करनी है, लेकिन मुझे एतराज़ है कि खुद आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वो बेचारा आगे से लाचार होके पीछे देख रहा है, पीछे पूछ रहा है मैं क्या करूँ? तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या है व्यू पॉइंट? देखिए गुरप्रीत इसमें जो भारत की जो अलग-अलग भाषाओं के जो मामले हैं, भारतीय भाषाओं के साथ जो चीज़ें हैं, उस लिहाज से इस मामले को आप देखिए। मैंने प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद के साथ जब तमिलनाडु का तमिल भाषा को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर जब विवाद चल रहा था, उस समय मैंने प्रोग्राम भी किया था और तमिल और मराठी लोगों के साथ भी मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा। अभी मुझे पीछे मैं जाके भी आया था, मराठी लोगों ने मुझे बुलाया था। तो उनके जो मुंबई का प्रोग्राम था उसमें तो मैं पहुँचा था, पुणे के प्रोग्राम में नहीं पहुँच पाया था, मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, लेकिन उसमें भी हमने ऑनलाइन ये बात रखी थी। तो देखो जो गैर हिंदी भाषी सूबे हैं,
उनकी कुछ चिंताएँ हैं, उनकी वाजिब चिंताएँ हैं और हिंदी जो बेल्ट है, उसने जो अपन कहें कि जो गैर ईमानदारी बरती है, जो उसने बेईमानी की है, उसकी भी बातें हैं। मतलब ये इतना सीधा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो ये भाषाओं का जो पूरा मामला है, ये आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। आज़ादी से पहले जब हम बात करें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लोग लड़ रहे थे, भारत के अलग-अलग सूबों के लोग लड़ रहे थे, उस समय ही महात्मा गांधी और जो ये पूरा सेक्शन था कांग्रेस से जुड़ा हुआ, उसने एक बात को पुश करना शुरू किया था कि अगर भारत को जोड़ना है तो हिंदी भाषा ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसके अपोज़िशन में सबसे पहले जो आंदोलन देखने को मिले थे, वो साउथ इंडिया में देखने को मिले थे। और 1930 से लेकर 1940 तक के जो आप पूरा उनका देखेंगे जो पेरियार का थॉट के बाद का जो पूरा लाइन ऑफ थॉट है, उसके बाद का आप देखेंगे, तो आपको साफ वहाँ पर दिखेगा कि वहाँ पर हिंदी भाषा के उलट ठीक-ठाक मामला था। उसमें हिंदी भाषा को पुश करने वाले लोग थे, वो ये कह रहे थे कि हिंदी भाषा एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर काम करेगी कि ये अगर किसी को अब तमिल भाषा नहीं आती है, तो हिंदी में बात करके और इसमें समझा सकता है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के तौर पर हमारे पास अंग्रेजी है, तो हम अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस समय से ही जो तमिल लोग थे, उन्होंने एक कबूतर और एक झांकी वाला पूरा एग्ज़ाम्पल दिया था। वो सारे हिंदी भाषी लोगों को समझने की ज़रूरत है। तमिल लोगों ने बात रखी थी कि देखिए एक दीवार है और उस दीवार से एक छोटा कबूतर और एक बड़ा कबूतर पार करवाना है, तो उसके लिए 2 जो अलग-अलग मोहरे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 2 अलग-अलग मोहरे मतलब 2 अलग-अलग छेद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही छेद जी, करेंगे, वो छेद बड़ा करेंगे, उससे बड़ा कबूतर भी बाहर निकल जाएगा और छोटा कबूतर भी। उनका कहने का मतलब ये था, वो इसलिए कहा गया, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा छेद करेंगे, यानी कि बड़ी जो लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है दुनिया भर में, वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी से हम जी, दुनिया के साथ भी अपना संबंध स्थापित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, न्यूज़ीलैंड हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों और भारत के जो बाकी सूबे हैं, उनसे भी हम अंग्रेजी में बात कर लेंगे। अब दुनिया भर के लिए तो हम अंग्रेजी सीखें और भारत वालों के लिए हिंदी सीखें, तो 2-2 लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लैंग्वेज बहुत है। हमारे पास दूसरी अपनी भाषा है सिखाने के लिए, वो तमिल भाषा है। हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, वो हम सिखाएँगे, मदर लैंग्वेज, क्षेत्रीय कहना भी गलत होगा, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, उसको हम सिखाएँगे, मातृभाषा को सिखाएँगे, तो उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी। तो वो 47 में भी तब्दील हुआ और हिंदी को अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी तो देखिए राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा वगैरह कुछ भी नहीं है हिंदी। हम सबको पता है कि वो उसको लेकर 47 में जब असेंबली डिबेट्स थी, उसमें ही उत्तर प्रदेश के जो जो मेंबर्स थे, उनकी खूब ठीक-ठाक खिलाफत की गई थी और उसमें फिर वो राजभाषा नहीं बन पाई थी हिंदी और 65 में ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूला निकल के आया, तो उसमें हम सबको पता है कि जो हिंदी सूबे थे, उन्होंने तीसरी भाषा के तौर पर कोई और दूसरे सूबों की भाषा नहीं पढ़ाई। मतलब हिंदी सूबों ने बेईमानी कहाँ से शुरू की? जो आज ये अमृतसर में हुआ है, इसकी यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि 3 भाषाएँ हों, 3 भाषाओं का आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, तो हिंदी सूबों ने क्या करा कि एक तो अंग्रेज़ी पढ़ाई अपने स्कूलों में, एक हिंदी को ही पढ़ाया और तीसरी भाषा के तौर पे संस्कृत को पढ़ा दिया। संस्कृत तो मैंने आज तक भारत में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जो जिसकी मदर लैंग्वेज संस्कृत हो या संस्कृत में उसको बात करते मैंने कभी देखा नहीं। तीसरी भाषा के तौर पर अगर आप पंजाबी पढ़ाते, आप मराठी पढ़ाते, आप जी, बंगाली पढ़ाते, आप तमिल पढ़ाते, आप तेलुगु पढ़ाते, तो आपको ये दिक्कत ही नहीं आनी थी। आज जो केंद्र का कर्मचारी उस चिट्ठी पे पंजाबी में लिखे हुए एड्रेस को नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उसने तीसरी भाषा के तौर पर अपने स्कूल में पंजाबी को पढ़ा होता, संस्कृत की जी। बजाय, तो क्या आज वो नहीं पढ़ पाता? आप हुँ, बताइए, पढ़ पाता। तो ये हिंदी सूबों ने बेसिकली बेईमानी की है और हिंदी सूबे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाबी या तमिल या मराठी ये लोग हिंदी सीख लें। अरे भाई ये हिंदी सीख लेंगे, पहले आप इनकी भाषा तो सीख लीजिए। आप पंजाब में काम करने के लिए आए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, ठीक है? जी, पंजाबी आपको आती नहीं है, यानी कि आप जिस सूबे में रोज़गार के लिए गए हैं, वहाँ की भाषा तो आपको आती नहीं है। ठीक है? और आप जी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंदी सीख लें।
तो ये एक बौद्धिक बेईमानी हमको देखने को मिली और दूसरा साउथ एशिया में लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जब पार्टीशन हुआ, उस समय जी, ये मान लिया गया कि पाकिस्तान में तो उर्दू चलेगी और इधर हिंदी चलेगी। ये बिल्कुल गलत था। पाकिस्तान में भी जो पंजाबी लोग हैं, उनके साथ धक्का होता हुआ हम सबको पता है। पश्तो लोग भी लड़ रहे हैं और भी बथेरे लोग लड़ रहे हैं। तो उर्दू जी, जी, उर्दू अपने को पता है कि कोर्ट की लैंग्वेज रही है पहले भी, पर्शियन उ जी। उस लिहाज़ में और इधर हम सबको पता है कि दूसरी जो भारतीय भाषाएँ हैं, उसमें मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उनके साथ धक्का यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये एक मेरे को लगता है कि हिंदी सूबों की बेईमानी की वजह से ये नौबत आज पंजाब में देखने को मिली। जी, उधर अगर बात श्रोमणी अकाली दल की करें तो सुखबीर बादल के जो पर्सनल बिज़नेस के सारे सीए हैं उनको कोहली उनका नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका हाँ जी। असली मामला क्या है? 328 रूपों वाला या फिर कोई और बात? नहीं, इसमें कहा तो यही जा रहा है कि जो 328 पावन स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब के जो उसमें वो जो मामला है, बेदबी का जो मामला है, उसमें पुलिस ने एक्शन लिया है और उसमें एसजीपीसी के जो साबका जो सीए थे और मतलब सुखबीर बादल के भी सीए उनको माना जाता है, सतिंदर सिंह कोहली, उनको अरेस्ट किया गया है और ये 2020 से ये मामला चर्चा में है। बेसिकली श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाई गई थी, उसमें भी इनकी लापरवाही पकड़ी गई थी। तो अब देखते हैं जो सतिंदर कोहली हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन होता है और ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले ही इस मामले में अपनी जेडी जमानत जो अग्रिम जमानत जिसको हम बोलते हैं मतलब पहले ही जमानत के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये भी एक मामला है। अभी इस मामले में काफ़ी उथल-पुथल हमें आगे देखने को मिलेगी। और अगली बात अगर करें तो पंजाब सरकार का जो पर्सनल है सरकारी हेलीकॉप्टर है उसका मिसयूज़ जो हुआ, उसके बारे में जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट पोस्ट करता है, उसके बाद उसको जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, उस पे बात करते हैं, सवाल करते हैं सरकार से, तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हो जाती है 12 दिसंबर को और अब वो नए साल पर सामने आई है। उसमें एक नाम पंजाबी रेडियो यूएसए के पत्रकार मिंटू गुरसरिया का भी है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे साथी जो मिंटू गुरसुरिया हैं, उनका भी नाम इस एफआईआर में शामिल है और इसमें ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मानिक गोयल, उन्होंने ये जानकारी साझा की थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद ही पंजाब के जो अलग-अलग पत्रकार हैं, मनिंदरजीत सिद्धू हों या फिर मिंटू गुरसरिया हों या और जो पत्रकार हों, उन्होंने उठाया था और इसमें मामला ये था कि जब दक्षिण कोरिया की जो आधिकारिक यात्रा थी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जब वो वहाँ की यात्रा पर थे, तो उस समय उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था, उसको लेकर ही ये मामला था। ख़ैर ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें 10 लोगों के जो नाम हैं, वो तो अभी तक सामने आ चुके हैं। इसमें जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसने मिंटू गुरसुरिया, गगन रामगढ़िया, हरमन फार्मर, मनदीप मक्कड़, गुरलाल एसमान सन्नामू धालीवाल, मानिक गोयल, अर्जन लाइव दीप मंगली और लोक आवाज़ टीवी के जो मनिंदर सिद्धू हैं, उनके खातों के ऊपर जो फ़ेसबुक पर पोस्ट अपलोड की गई थी, उसको लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। इसमें कई धाराएँ हैं, झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाना, समाज में अशांति फैलाना, इस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं। इसमें आरटीआई एक्टिविस्ट मानी गोयल ने साफ ही कहा है कि मैं तो जानकारी माँग रहा था और जानकारी जो मुझे मिली, उसको मैं आगे बढ़ा रहा था, उसके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो उन्होंने आरटीआई को मेन इश्यू बना के आगे पुश किया है। मैं मतलब पत्रकारों के मामले में तो मैं कहूँगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मामला है कि आप पत्रकार कुछ भी बात रख रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर कर दे रहे हैं। यानी कि पत्रकारिता के पेशे को ही ये लोग कहीं न कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर तब्दील कर दे रहे हैं। पत्रकारिता का पेशा कोई क्राइम नहीं है। जो जी। सूबा सरकार है और जो प्रधान सेवक हैं सूबे के, उनको समझ लेना चाहिए कि आप कोई माई-बाप नहीं, आप सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। तो आप प्रधान सेवक की हैसियत से इस बात को समझिए कि जैसे आपका आपका ज़िम्मा है सेवा करना, हमारा भी ज़िम्मा है लोगों को जानकारियाँ देना, तो हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ पर ही समाप्त होता है। आप जुड़े, आपने जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।